सभी पासी समाज के बंधुओं को नमस्कार। हमारे पासी समाज के गौरव महापुरुष महिलाओं को नमन करते हुए मैं केशव कैथवास फिल्मकार आज की बात आपसे शुरू कर रहा हूं। जैसा कि आज का विषय वस्तु है चित्रपट से समाज में प्रभाव। चित्रपट से तात्पर्य फिल्म संसार से है। फिल्म संसार, चित्रपट, ये पुरानी शब्दावली में इसका प्रयोग होता था और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा भारतीय जगत में देखा गया है। हमारे पासी समाज में एक बहुत पुराने समय से जागरूकता के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था और पत्रिकाओं के द्वारा हम विधिवत रूप से हर जिले, हर देश, हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वह भी अपूर्ण होती थी और एक लंबी प्रक्रिया होती थी। दोस्तों, मेरा केवल कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल माध्यम बदल गए हैं और माध्यम, जैसे आज मैं आपसे मोबाइल के माध्यम से जुड़ रहा हूं, तो ये भी एक माध्यम है मोबाइल संसार के द्वारा सबसे जुड़ने का। और ये फिल्म मोबाइल में देखा जा सकता है। फिल्म जो है, चित्रपट, ये एक आजकल मोबाइल से भी बनाई जाती है। तो कहने का मेरा केवल इतना मानना है कि ये बदलते जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा और समाज में इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है, क्योंकि आज बहुत सरल हो गया है कि हम सिनेमा को कहीं भी बैठ के कैसे भी देख सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। चलिए, ये तो बहुत लंबा विषय है और इस पर चर्चा भी बाकी है। मैं सबसे पहले कुछ अपना परिचय दे दूं। मैं केशव कैथवास, ग्राम बड़कुही, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का निवासी हूं और ये समझिए कि कोयला क्षेत्र जो हमारा यहाँ पर है उससे जुड़ा हुआ हूं। अध्ययन के लिए मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गया था, जहां लगभग 8 वर्ष व्यतीत कर मैंने बहुत कुछ पाया। वहां के सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा अखिल भारतीय पासी महासंघ, जो कि एक पासीवाणी पत्रिका प्रकाशित करती थी, तो पासीवाणी का प्रधान संपादक रहा हूं मैं और उसके माध्यम से पूरे भारत के पासी समाज के नवयुवकों से, बुजुर्गों से, और सबसे खास बात है कि उनके विचारों से मेरी जान पहचान मुलाकात हुई। और उस वक्त 1975 का समय था, जब मैंने पाया कि हमारे समाज में गरीबी बहुत है, इसका परसेंटेज ज़्यादा है और जैसा कि मध्यम वर्गीय परिवार और अमीर वर्ग ये कम है, निचला स्तर ज़्यादा है। अब ये लगातार अनेक वर्षों की कहानी है। उस सब चीज़ को जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और 75 में सही मायने में मुझे जानकारी हुई कि हम लोग राजवंश से भी हैं, हमारे पुरखे राजा रहे हैं और जिन्होंने अवध में राज किया है। देखिए, आज भी वही स्थिति है जो पिछले समय थी। अभी बहुत से लोगों को ये बताया जाए समाज के कि वे राजाओं के वंशज हैं, तो वे विश्वास नहीं करते हैं। ये सब कुछ उस समय भी था और आज भी है, क्योंकि ये पीढ़ियों का अंतर होने के बाद हम सब भूल गए हैं। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में ये चीज़ नहीं भूली गई है। उत्तर प्रदेश के बाहर तो ये लोग बहुत कुछ भ्रम में भी हैं। चलिए, कहानी आगे बढ़ाता हूँ अपनी। मैं वहाँ पढ़ाई अध्ययन करते हुए इंदौर में संगीत के क्षेत्र में भी म्यूजिक किया, सितार में, और साथ ही अभिनय
जो मेरे रगों में वहीं से प्रवेश किया है। तो वहाँ के बड़े बड़े रविंद्र नाटक रहे और बड़े बड़े हॉलों में अच्छे महीने, प्रत्येक महीने अभिनय की हम लोग अपने लोगों को नाटक, एकांकी और कई ऐसे तरीके के प्ले, जिसमें आकाशवाणी इंदौर का भी बहुत हाथ रहा है कि उसमें भी मेरा हवाइन गिटार में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं हमेशा प्रोग्राम करता रहता था। तो संगीत और नाटक की गतिविधियों से जुड़ते हुए मैंने पाया कि समाज की बहुत सारी गाथाओं को क्यों ना पिरोया जाए इनके माध्यम से। ये विचार बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत बड़े रूप जब बाद में लेते हैं। इसी तरीके से पासीवाणी के माध्यम से बहुत लोगों से मुलाकात हुई और उस पत्रिका के माध्यम से समाज के कई लोगों से संपर्क हुआ और दौरा वहाँ से मऊ, राऊ, नीमच, मंदसौर, खंडवा, रतलाम, ऐसे कई जगहों पर जहाँ पासी समाज के लोग जो रेलवे विभाग से काम करते थे या किसी और क्षेत्र से काम करते थे, उनसे मुलाकात हुई और उनकी ज़िंदगी के बारे में झांकी समझ में आई कि हाँ, सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए यहाँ रह रहे हैं। साथ ही सबका यही है कि हम अपने जीवन स्तर को बढ़ाएं। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। हम हमेशा अपने साथियों का, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का अनुभव लेते रहते हैं। और ये अध्ययन करने के बाद जब मैं इधर कोल माइंस में आकर जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में काम करना चालू किया, तो जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उसमें मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला। लगभग 32 वर्ष मैंने खदानों के सुरक्षात्मक डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, नाटक किए और सबसे खास बात यह है कि एक बहुत बड़ा कलाकारों का वर्ग मुझसे जुड़ा और सब ने मुझे बहुत तवज्जो दी, क्योंकि मेरा जो भी ज्ञान था, लोग प्यार से दादा कहते थे। उसका मकसद ही केवल इतना था कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन दूं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग लेता भी रहूं, जो आज भी जारी है। दोस्तों, केवल कहने का मकसद ये है कि जीवन में जो पाया है वो कलाकारों के माध्यम से ज़्यादा पाया है। सामाजिक बुराइयों को देखते हुए मैं हमेशा ये चाहता रहा हूँ कि कुछ समाज के लिए करूँ। अपने खुद के पारिवारिक जीवन को संभालते हुए मैंने लगभग 12 फिल्मों का निर्माण किया है। 12 फिल्मों में से लगभग 3 फिल्में जो हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से हैं। बाकी सामाजिक दृष्टिकोण से तात्पर्य पासी समाज से संबंधित है। बाकी सभी फिल्में सामाजिक और अन्य विषयों से जुड़ी हुई हैं। ये कलाकारों का सहयोग था कि जो मैं इतना सब कुछ कर पाया। उस समय जो माध्यम होता था VHS का माध्यम था। VHS के माध्यम आज समाप्त हो चुका है। आज डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल में भी आगे भविष्य और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। 1975 में पहली मध्य प्रदेश की फिल्म बनाया था मैंने, विस्फोट। विस्फोट फिल्म जो थी ये यहाँ के वीडियो हॉल में चली और एक गरीब परिवार का चित्रण था कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को पालते हुए और किस तरीके से गरीबी में क्या अनुभव करता है और किस तरह दुर्घटनाओं का शिकार होता है। क्रमशः इसी तरीके से वतन की राह में, हंगामा चोरी का, प्यार के अंदाज और ऐसी कुछ और फिल्में, कुछ कॉमेडी फिल्में भी मैंने बनाई है, जो VHS पे होने के कारण आज उतना बेहतर रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, उनके अंश मौजूद हैं। इसी तरीके से डिजिटल वर्ष में 2016 में वीरांगना उदय देवी पर लखनऊ में जाकर शूटिंग किया। कुछ अपने क्षेत्र में शूटिंग करके एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इरादा बड़ी फिल्म का था जिसके लिए लोगों ने बहुत प्रोत्साहित भी किया, लेकिन ये आप ध्यान दीजिए कि प्रोत्साहन से फिल्म नहीं बनती है। प्रोत्साहन से कोई व्यक्ति अपने आत्मिक विकास कर सकता है, लेकिन शूटिंग के लिए स्टाफ, खर्च, भोजन, आने जाने का ट्रांसपोर्टिंग और सबसे खास बात है कि स्क्रिप्ट के अनुसार वर्क, और बड़ी फिल्म बनाना हो तो बड़ा बजट, ये सब बातें गौर करने वाली चीज़ हैं जो नहीं हो पाई। तो मैं लगातार छोटी वीडियो फिल्म बनाता रहा हूँ और आज भी मैं फिल्मों का निर्माण चालू है।
डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने मोबाइल से भी बनाई है जो बहुत प्रसिद्ध हुई और लोगों ने पर्दे पे देखा उसको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लगातार प्रक्रिया है जो जारी रहेगी और चलती रहेगी। और मैं आज के नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूं कि वे जिस क्षेत्र में रहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब, महाराष्ट्र, वहां जो भी अपने पुरखों के द्वारा जो धरोहर है, चाहे वो छोटे रूप में हो, बड़े रूप में हो, उसको अपने मोबाइल के माध्यम से संजोकर, वीडियो बनाकर और एक छोटा सा रूप आप सबके सामने प्रस्तुत करें, पूरे भारतवर्ष में प्रस्तुत करें। ये मेरी आपसे विनती है। नवयुवकों के पास मोबाइल रहता है, वे हर उस क्षेत्र का, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अधिकतर हमारे पुरखों की धरोहर है, उनको संचयन करने के लिए, उनको लोगों के सामने रखने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, उसको संजोने के लिए आप वीडियोग्राफी करके उन छोटी चीजों को फेसबुक से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और माध्यम बहुत सारे हैं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। चलिए आगे का जिक्र करता हूं। नाटक, संगीत, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धैर्य मांगता है और साथ में ही गंभीरता के साथ उसको देखना पड़ता है। गिटार, सितार और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, साथ ही वीडियोग्राफी करते हुए, अभिनय करते हुए मैंने पाया कि इन सब का उपयोग समाज के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, लेकिन अकेला आदमी भी कर सकता है। अकेला आदमी जो उसकी सामर्थ्य है, उसकी जो साधन है, उसके पास का जो साधन है, उसका उपयोग करते हुए वो छोटे छोटे रूप में कार्य कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, समाज के लिए एक उदाहरण बन सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आज जिस स्तर पर पहुंचा हूं, वे बहुत छोटे छोटे माध्यम थे। बचपन से ही फिल्मों का प्रभाव था, तो फिल्म के प्रभाव के कारण मैंने इस तरफ ध्यान दिया, जो नाटक और अभिनय के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से होते आज यहां तक पहुंचा है। कहानी, जैसे कि मैंने बताया कि खदानों में रहते हुए, काम करते हुए, मैंने खदानों की सुरक्षात्मक फिल्मों पर ध्यान दिया, सुरक्षात्मक विषयों पर ध्यान दिया और उनको तैयार करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हमारे सुरक्षा सप्ताह के नाटक होते थे, वो नाटकों में हम लोग कामगार सब्जेक्ट से जुड़ते हुए भी हम अपने समाज के लोगों को ज्यादा महत्व देते हुए भी काम करते रहे हैं, जिसमें कि कुछ समाज के कलाकार उभर के सामने आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन 32 वर्षों में और उसके पहले इंदौर का जो समय काल रहा है, जितने भी कलाकार जुड़े हैं, वे आज भी हमें समय देकर और यथायोग अपना सहयोग करते रहते हैं। और जैसे फिल्मों में जरूरत है, उनके लायक पात्र का एक अभिनय है, वो फ्री ऑफ कास्ट वर्क करते हैं और साथ ही खुद का खर्चा भी करते हैं। और यही चीज है कि मैं कुछ करने के लिए तत्पर हूं और कुछ कर सकता हूं। अभी क्रांतिवीर मदारी पासी के लिए लगातार 1.5 वर्ष से ये काम चल रहा है और क्लाइमेक्स पे बचा हुआ है काम। कोरोना काल के चलते हुए कुछ शूटिंग रुक गई है, लेकिन हाँ, इसमें हमारे पासी समाज जबलपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रीय पासी महासंघ के वहाँ के साथी, वहाँ के और कलाकार, समाज के कलाकार, सभी ने मिलकर इसमें सहयोग दिया है। मैं हरदोई में जाकर शूटिंग भी किया हूँ उत्तर प्रदेश में, और इरादा लखनऊ का भी था, लेकिन अभी और नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, ये काम शीघ्र खत्म करूंगा जैसे ही हमें बेहतर सुविधाएं मिलना चालू हो जाएंगी और शासकीय रूप से जो नियम है, जैसे शूटिंग के लिए जरूरी सावधानियां हैं, उनको करते हुए इसे पूर्ण करूंगा। ये सारा काम मैं अपने सामर्थ्य से कर रहा हूं। इसमें कुछ लोगों का योगदान शारीरिक रूप से मिल रहा है। हमारे भाई हैं भोपाल के, वो मेरे नाम राशि हैं, उनका सहयोग भी मिला है आर्थिक। लेकिन ये है, बहुत छोटी छोटी राशियों से ये काम नहीं होता है। अब उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि ये आज का आप लोग इस लाइव कार्यक्रम को देखते हुए ध्यान दें और फिल्म के लिए अपना योगदान दें, चाहे वो फिल्म कहीं भी बने। क्योंकि आज जिस तरीके से ये आह्वान पे काम चालू हुआ है, तो वो कई जगह लोग इस चीज को बनाएंगे,
और उसके लिए उनको जो साधन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, वो जरूरी है। और जैसा कि मैं चाह रहा हूं कि हमारे महापुरुष गौरवशाली, जिनका इतिहास आज भी लोग पूर्णतः नहीं जानते हैं, आम आदमी तो जो हमारे समाज के हैं वे अभी इस बारे में ज़्यादा जानकारी रख नहीं पाते हैं, उन्हें भी जानकारी हो, आने वाली पीढ़ी को जानकारी हो, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने समाज को सामने लाना चाह रहे हैं उसका एक मकसद केवल ये है कि वो है नहीं सामने, उसे कुछ इतिहासकारों ने दबा दिया है, कुछ लोगों ने उसको इस तरीके से छिपा दिया है कि अवध का वो पासी राज्य का समय काल भ्रम में हो गया है, लोगों को जानकारी में नहीं है। जबकि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा और सबसे खास बात है कि गौरवशाली लोग रहे हैं, वे सब लोगों के सामने आना चाहिए। इसी तारतम्य में मैं चाहूंगा कि जो अलग अलग संगठन भारत में चल रहे हैं वे एक विचार में हों, वो एक संगठन में ना हो भलाई, लेकिन एक विचार में तो हों। क्या होता है कि संगठन अलग अलग बनते जा रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, अलग अलग बने हैं और लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनको तालमेल करके एक राष्ट्र के हिसाब से बनाना, जैसे भारत एक राष्ट्र अलग अलग जातियों अलग अलग धर्मों का है, उसी प्रकार से पासी जाति के अनेक संगठनों को एक संगठन में या एक विचारधारा में लाने के लिए सभी को कोशिश करना पड़ेगा। मैं हमेशा आह्वान करता रहता हूं और हमेशा बोलता हूं कि इसमें हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे जो सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाले महापुरुष हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और साथ में जो पुराने बुजुर्ग हमारे महापुरुष हैं और आज उनका संरक्षण हमें प्राप्त हो सकता है, वे लेते हुए सभी लोग एक विचारधारा में आकर समाज के विकास में जो प्रैक्टिकली हो सकता है वह योगदान करें। प्रैक्टिकली से मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षा और रोजगार से समाज के लोगों को जोड़ें। गरीबी की स्तर अधिकतर समाज में ज़्यादा है और उनके लिए रोजगार के साधन कम हैं, साथ ही उनको मार्गदर्शन नहीं है, साथ ही उनके पास आर्थिक संरक्षण नहीं है। अभी वर्तमान में लगातार जो कोरोना काल चल रहा है 5-6 महीनों से, वह अच्छे समाज की रीढ़ की हड्डी को तोड़ चुका है। लोग मध्यम वर्गीय बेबस हैं, सरकार की सुविधाएं पूरी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जब उनका ये हाल है तो हमारे समाज की तरफ थोड़ा ध्यान दें आप, कि समाज में भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े निम्न स्तर के लोग हैं, जिनको ये नहीं मालूम है कि हम कहाँ से अपनी सुविधाएं प्राप्त करें, क्या हम कर सकें कि हमें राशन मिल सके, क्या हम कर सकें कि हमें कुछ रोजगार मिल सके। मेहनत करने को तैयार है तो उस मेहनत का कहाँ उपयोग करें। तो उनके लिए ये प्रैक्टिकली चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप आपस में बात करें, आपस में ध्यान देके अपने ही समाज के साथियों को, अपने ही स्थानीय लोगों को कम से कम इसका अपना लाभ दें। दोस्तों, कोरोना काल एक बहुत खतरनाक काल है, लेकिन हम आप जैसा भी गुजर रहे हैं उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति में हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं और उनके बारे में विचार जरूर करें। ये रही कुछ ऐसी बातें सामाजिक लाभ के तात्पर्य में। मैं आपसे बात करूंगा कि घर में या किसी संगठन के रूप से काम करने के साथ साथ वैचारिक माध्यम का उपयोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और भी कई माध्यम हैं, टेलीफोन के माध्यम से लगातार संपर्क करके पूरे भारत को पासी समाज में एक विचारधारा पर लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 5% व्यक्ति हमारे समाज के मध्यम वर्ग से ऊपर हैं, वे भी सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनका सहयोग लेने का सुझाव और उनके द्वारा सहयोग लेना, ये एक कठिन प्रक्रिया होती है जिसे कुछ लोग ही कर सकते हैं
और वो नवयुवक हमारे समाज में हैं। वे नवयुवक अपनी बातों को उचित माध्यम से रखते हुए और अपने ठोस कदमों को सामने रखते हुए बाकायदा सहयोग ले सकते हैं, दूसरों से सहयोग ले सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के जो लोग सांसद हैं, मंत्री हैं, जो लोग बेहतर जनप्रतिनिधि हैं, वे कैसे हैं? वे समाज के ऊपर निर्भर होकर नहीं बने हैं, वे लोग सभी समाज के वर्गों का साथ लेके बने हैं। अब यहां सभी समाज के लोगों की जो बात आ रही है, ये गौर करने वाली बात है। मैं अपने ऊपर की बात करता हूं कि मैं अपने समाज में कुछ कार्य कर सकूं, इसलिए मैंने अभी तक जो प्रयास किया है, लेकिन मेरे को सहयोग प्रत्येक समाज से मिला है, ये मैं हमेशा कहूंगा। और प्रत्येक समाज ने, पुरानी बात छोड़िए, ये आज की स्थिति है कि प्रत्येक समाज का जो नवयुवक है वो खुले विचारों का है। उनको समझाना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है कि भाई हम सब एक हैं। और एक और बात है, आज जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, प्रतिस्पर्धा में आपके जो मानसिक स्तर की परीक्षा होती है, मानसिक स्तर को जो जांच होती है, वो तो आपको ही पूरी करना है। उसके लिए सतत अध्ययन करना पड़ेगा, सतत चारों तरफ निगाह रखना पड़ेगी और मुख्य धारा से जोड़कर हमें हर बात को सचेत जागरूक होकर देखना पड़ेगा। तो नवयुवकों से और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पीछे ना रहें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, इसमें उनका खुद का ही आत्मबल काम आएगा। हाँ, मार्गदर्शन के लिए और सहयोग के लिए हमारे पास बहुत सारे साथी हैं, लेकिन वो कब कहाँ आपको मिलेंगे ये कह नहीं सकते। इसके लिए टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है और ऐसे कई साधन हैं, जिनके सिनेमा है, चित्रहार जो बोल रहे हैं आप, तो चित्रपट आप सिनेमा से भी इन बातों को एक आत्मबल के रूप में ले सकते हैं। चलिए अब मुख्य विषय पर अपन आए। मुख्य विषय जो है चित्रपट, सिनेमा। सिनेमा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं, लेकिन सकारात्मक प्रभाव पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, और सकारात्मक इसीलिए कि उनसे प्रेरणा लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले जो सामाजिक फिल्में बनती थी वे बहुत अच्छे स्तर की बनती थी, बहुत कुछ ऐसी बातों को ध्यान दिया जाता था, सेंसरशिप ऐसी थी कि उसमें अश्लीलता नहीं रहती थी, उसमें कोई ज़्यादा लाग लपेट, लालच या भय या ऐसी कुछ बातें नहीं रहती थी जो आज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मदर इंडिया एक फिल्म हमारे सामने आदर्श है, ऐसी कई फिल्में हैं, लगभग मेरे पास 60-70 फिल्मों का, पुरानी फिल्मों का जखीरा नाम है, जिनके द्वारा हम अपने सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये समानांतर फिल्में और ये बायोपिक फिल्में जो होती हैं, ये फिल्में हमें प्रेरणा देती हैं और किसी एक खास व्यक्तित्व को सामने रखते हुए सभी को उसके लिए सहयोगी रहती हैं। बायोपिक फिल्में से तात्पर्य मेरा आज ये है कि जैसे बड़े किसी सेलिब्रिटी के ऊपर ये फिल्में बनती हैं, तो क्यों ना, हमारे पास सेलिब्रिटी की कमी है क्या? प्रतिभाओं का संसार हमारे पास, गौरवशाली महापुरुषों का संसार बहुत है। और इसके लिए किनको सामने आना पड़ेगा? जो समाज के सामने हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे पार्षद हैं, जो हमारे समाज के मंत्री हैं, समाज के विधायक हैं, और भी अन्य जो एक कदम आगे बढ़कर समाज के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों को सामने आकर लोगों को मार्गदर्शन देकर और हमारे महापुरुषों को, उनकी गतिविधियों को सामने लाना पड़ेगा। आप ले दे के ये कहेंगे कि केशव कैटवास जी आप ही खुद बनाइए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जो आपको बात बताया कि बजट होता है, एक स्क्रिप्ट होती है, एक यूनिट होती है, और सबसे खास बात है अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों का रहन सहन, स्टाफ, उनका खाना पीना, उनका ट्रांसपोर्टिंग, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अच्छी स्क्रिप्ट का चयन, ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। और इनमें लगता है खर्च, और खर्च थोड़ा बहुत नहीं लगता है। एक एक शॉट के लिए आज मुझे भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और ये कमाई कहीं अलग से नहीं है,
ये मेरी खुद की कमाई से मैं कर रहा हूं, जो क्रांतिवीर मदारी पासी के लिए सदैव समर्पित है और रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज एक छोटा सा शॉट बनाने के लिए जो खर्च आती है फिल्म इंडस्ट्रीज में, करोड़ों में चली जाती है बात। करोड़ों रुपयों में एक शॉट का निर्माण हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपयों में फिल्म बन रही है। तो ये जो बड़ी फिल्में हैं, इन बड़ी फिल्मों का हम मोह नहीं करते। हमें चाहिए हमारे समाज को प्रेरणा देने वाली चित्रपट, सिनेमा, और हमारे मोबाइल के माध्यम से हम क्यों ना अपने क्षेत्र को गौरव प्रदान करें। हमारे क्षेत्र के छोटे छोटे से जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं वो बनाकर उन्हें समाज के सामने लाएं, समाज के हमारे साथियों को सामने लाएं। ये एक ऐसा काम है जो कम साधनों में हो सकता है। और सबसे खास बात है, केवल आप 5 मिनट की फिल्म बनाइए। 5 मिनट की फिल्म आज मोबाइल पे लोग अवश्य देखेंगे। अवश्य इसलिए बोल रहा हूं कि वो 5 मिनट का फिल्म उनके लिए समय निकालने के लिए सदैव तत्पर है। आप संगीत का ध्यान मत दीजिए, आप एक्टिंग का ध्यान भी मत दीजिए, आप अपना विषय वस्तु को सामने परोस दीजिए। उसके ऊपर फिर और फिल्में बनेगी और बेहतर फिल्में बनेगी और बेहतर लोग उसको और बेहतर बनाते रहेंगे। मेरा कहने का केवल इतना माध्यम है कि आप शुरुआत तो करिए। हमारे पास लगभग 40-45 राजाओं का जो इतिहास है, वो इतिहास को सामने लाने के लिए छोटे छोटे ऑडियो वीडियो बनाइए। ऑडियो से भी काम चलता है, वीडियो से भी चलता है, लेकिन वीडियो ज्यादा प्रभावकारी है। फिल्मों का माध्यम आज मोबाइल पे सिमट गया है। तो मोबाइल ही एक ऐसा साधन है कि बड़ी बड़ी फिल्में लोग यात्रा में 3 घंटे बैठ के देख लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को लोग कहीं भी देख सकते हैं। और छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हमारे समाज के नवयुवक भी बना सकते हैं। और खासकर पुरातत्व विभाग के जो मैं बोल रहा हूं, जिससे हम अपना प्रेरणा लेकर और हमारे आने वाली पीढ़ी, अभी की पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सकते हैं और ये बता सकते हैं। और एक और बात, हमारे सामने कोई दुश्मन नहीं है, सॉरी, लेकिन जो हमारे क्षेत्र परिधि में आके हमको ही दखलंदाजी करेगा, जैसे राजा सुहेलदेव के बारे में कुछ बातें हुई थी, तो ये गलत है। इसके लिए विवाद है तो कोर्ट है, कोर्ट के लिए और आगे भी कई ऐसी जगह है जहां पर हम इसको समाधान कर सकते हैं। लेकिन हमें जागरूक तो होना पड़ेगा। हमें हमारे क्षेत्र को, जैसे आज कई राजाओं महाराजाओं के क्षेत्र वो टीले बन गए हैं और टीलों पे या वहां की जगह पे अतिक्रमण हो रहा है। ये कौन करेगा सावधान? इससे हमको आज के नवयुवक ही करेंगे। जैसे अभी मैंने लखनऊ के शॉट देखे कुछ, और इसके पहले भी कुछ जगह देखा जहां पर लोगों ने अपनी जागरूकता दिखाकर जो वहां अवैधानिक रूप से काम हो रहा था उसको रोकवाया और उसको सुरक्षित किया। ये बधाई के पात्र हैं हमारे नवयुवक। और ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मोबाइल का उपयोग अधिक से अधिक करें और उसके माध्यम से आपके विचार जो समाज के प्रति हैं, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो सामाजिक समस्याओं से संबंधित हों, ऐसे जो लड़ाइयाँ हैं ये अकेले ना लड़ें, इसको बाकायदा समाज को बताएं। समाज खुद मार्गदर्शन भी देगा और सहयोग भी देगा, लेकिन इसके लिए एकजुटता, एक विचार होना जरूरी है। संगठन बहुत से हैं पासी समाज में, सबको नमन है, सभी लोग समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सबका उद्देश्य समाज की संरचना को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, सबको एक विचार में आना भी बहुत जरूरी है। आज शहरों के जगहों के नाम पर हमारे बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं समाज के जो बेहतर काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों से कर रहे हैं। एक ही शहर में अनेक संगठन चल रहे हैं, भाई चलने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके विचार और सबका व्यवहार एक साथ मिलना चाहिए। इसके लिए भारत राज्य बहुत बड़ा उदाहरण है। अनेक जातियां, अनेक धर्म साथ में हैं और सब मिलजुल के फिर आके राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये एक उदाहरण सबके सामने रखना बहुत जरूरी है। हम इसके परिधि में रहते हुए वैसा ही सोचे ना कि हम अपने समाज के विकास के लिए, जो हमारे पुरखे लड़ लड़ के मर गए, ऐसे अनाम शहीद हमारे समाज के हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जिनका रिकॉर्ड पुलिस थानों में नहीं है, जो शहीद हो गए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कहलाने लायक थे, लेकिन वे आज अनाम हो गए हैं। सभी को नमन।
लेकिन चाहते हैं कि जिनको जो जानकारी है वो सामने लाएं, चाहे वो किंवदंती बन गई हो, लेकिन उस किंवदंती को सामने लाएं। हो सकता है उस किंवदंती में सच्चाई 5% तो होगी। तो दोस्तों, कुछ कहने का मकसद मेरा यह है, स्थायी और अस्थायी प्रभाव फिल्म के पड़ते हैं। तो स्थायी प्रभाव जो है वो सकारात्मक है, तो सकारात्मक उन्हें ग्रहण करें, और स्थायी प्रभाव में हमारे समाज के ऊपर अभी कुछ चर्चाएं चली, जैसे आर्टिकल 15 के ऊपर बना था। ये जो ऐसी लाइनें आती हैं, इनको विरोध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को क्या है वो आज मालूम है, आज के पीछे का जो कल था, जो हमारा गौरव था, वो लोगों को जानकारी में नहीं है। तो दोनों चीज सामने आना चाहिए और आने वाला भविष्य और बेहतर होना चाहिए। पारसी समाज इंडिया को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पारसी समाज इंडिया में एक गरीब मजदूर पारसी समाज का भी सामने आए, और वो भी अपनी समस्याएं सामने रखते हुए और अपने समाज को, अपने परिवार को किस तरीके से वो पाल रहा है, वो लोगों के सामने रखे। ये इसलिए बोल रहा हूं कि दुख दर्द सामने पहले आना चाहिए, फिर सुख की उत्पत्ति होगी। तो प्रतिभाशाली लोगों को सामने लाना उद्देश्य तो है ही, उसमें ये मंच, ये प्लेटफॉर्म पारसी समाज इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद इसे। लेकिन साथ में हमारे इसमें ये जो योगदान कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे अनेकों अनाम व्यक्ति भी हैं जिनका वर्णन किसी भी तरीके से समाज के सामने आना चाहिए, और समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनका सहायता करना चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो लोग अपने युवा अवस्था में, जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, लेकिन आज वो असहाय हैं, तो उनको सहायता मिलना चाहिए। और जैसा कि मैं अभी हरदोई गया था शूटिंग करने, तो मैंने हरदोई में भी देखा है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास के कई गांवों में देखा है, तो ये जीवन स्तर बढ़ रहा है, लेकिन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से आज मुख्य धारा से हमें जुड़ना चाहिए। उसमें बहुत समय लगेगा, और वो समय काल को पूर्ण करने के लिए हमारे साथियों की जरूरत पड़ेगी। खासकर जो आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के सामने आ रहे हैं, अच्छे समाज में हैं सॉरी, और शहरों में रह के वे आज की दुनिया को अच्छे से परख रहे हैं। अभी इसके पूर्व पारसी समाज इंडिया ने हमारे इसरो के वैज्ञानिक का भी विवरण दिया था, उनका सामने साक्षात्कार हुआ था, उनकी बातें सुनी गई थी। आदरणीय कई और ऐसी महिलाएं और साथ में हमारे महापुरुष साथी सब इसके माध्यम से सामने आ रहे हैं। केवल कहने का मकसद इतना है कि ऐसे विचारों का आदान प्रदान हमेशा होता रहना चाहिए, हमेशा। क्योंकि आज मैं अपने परासिया क्षेत्र की एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करना चाहूंगा, जो भारतवर्ष से दूर एशिया में खेलकूद में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करके लौटा है। ये अभी की बात नहीं है, लेकिन उसने जो रिकॉर्ड बनाया है, ईश्वर बावरिया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, ऐसे कई नेता हैं, ऐसे कई हमारे सामाजिक प्रतिनिधि हैं जो ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उनको सामने लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएगी तो लोग प्रेरणा कैसे पाएंगे और लोग वैसा बनने की कोशिश कैसे करेंगे। हमारे सामने अनेकों ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने बहुत गरीबी से जिंदगी जीना चालू किया है। आज मध्यम वर्गीय स्थिति को पार करके वो पूरे समाज को मतलब एक क्षेत्र की जनता को प्रभावित करते हैं, और साथ में एक संतुलित, गंभीर और धैर्यशाली व्यवहार करते हुए अपना नेतृत्व तो सामने रखते हैं। मैं ऐसे हजारों गिनती कर दूंगा जिन्होंने अपना इस तरह नेतृत्व करते हुए नाम रोशन किया है। तो
ये लंबी लिस्ट है, आप अपने समाज को कम ना समझें। हमारे समाज में ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिनकी लिस्ट बनेगी तो मीलों लंबी लिस्ट बनेगी। ये कहने का मकसद केवल इतना है कि हमें उनको सामने लाने का मौका भी देना पड़ेगा, उनको सामने लाके लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ही समाज के, हमारी जैसे जुड़े हुए लोग हैं और जो आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ में ये महिलाओं से, खासकर लड़कियों से मैं एक विनती करूंगा, खेलकूद में आगे रहें, पढ़ाई में तो आगे रहती हैं, वो हमेशा आगे रहती हैं, लेकिन साथ में जागरूक होकर आज के समय में जो छीटाकशी, जो कई तरह की घटनाएं ऐसी होती हैं जो समाज में असामाजिक रूप कहा जाता है, उससे बचते रहें। और उसके लिए जूडो कराटे और उसके लिए खेलकूद और उसके लिए अपना पावर बढ़ा के रखें। पावर से तात्पर्य कई है, केवल आपका शारीरिक, केवल आपका आत्मिक, केवल आपका मानसिक ही नहीं, आपका सामाजिक ढांचा भी, वहाँ का सामाजिक लोगों से प्रभाव, और सबसे बड़ी बात है आपका संगति बेहतर और अच्छे लोगों से रहे। महिलाओं से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को हमेशा अपने महापुरुषों की बातें बताएं, और ये जानकारी उन्हें तभी होगी जब हम भी उनको सामने लाके रखेंगे। आदरणीय कन्हैयालाल जी ने एक डायरेक्टरी निकाली थी, वो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र है जिसमें अनेकों प्रतिभाशाली लोग जो अपने समाज के हैं संकलित हैं। उसमें उनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और सबसे खास बात यह है कि आपके सामने एक सामाजिक ढांचा भी है कि लोग किस तरीके से अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाकर और बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरीके से कई पत्रिकाओं में, पहले पत्रिकाएं मुंबई से भी निकलती थी, महाराष्ट्र से निकलती थी, उत्तर प्रदेश से निकलती थी। मेरे पास अनेक पत्रिकाओं का संकलन है, किताबों का संकलन है, लेकिन ये सब चीज़ें समय अनुसार खर्च और बजट के चलते कम हो गई हैं। कम से भी तात्पर्य क्या, बंद भी हो गई हैं। तो हमें अपने इतिहासकारों को, हमें हमारे साथी पत्रकारों को, हमारे साथी जो सामाजिक संरचना को सामने रखते हैं, जो सामाजिक बातों को सामने रखते हैं, ऐसे माध्यम वाले व्यक्तियों को, जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, साथ में ये सोचिए कि आपकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, उनको महत्व देना पड़ेगा। हमारे समाज में गिनती के इतिहासकार हैं, कथाकार हैं, लेखक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए, उनसे मुलाकात होती रहना चाहिए, उनसे फ़ोन संपर्क होते रहना चाहिए, उनके समय अनुसार उनका मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। साथ ही मैं एक विनती और करना चाहूँगा कि खासकर आजकल के जो नवयुवक हैं हमारे, जैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो हम लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जूम ऐप है, दूसरे ऐप हैं और कई ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से एक साथ बातचीत कर सकते हैं, एक साथ ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, और सही बात यह है कि वर्चुअल रूप से जो बातें होती हैं वो सामने रख सकते हैं। तो इनका उपयोग करते हुए बाकायदा इन माध्यमों का उपयोग करें और सबके लिए कुछ ना कुछ लाभकारी बातों को रखें। चलचित्र में अभी बातें बहुत अधूरी हैं। जैसे मैंने बायोपिक की बात करी थी, तो बायोपिक एक ऐसी चीज है कि हम अपने गौरवशाली महापुरुषों, महाराजा बिजली पासी, डालदेव और भी जितने भी महापुरुष हैं, सबकी जानकारी सबके ऑडियो में बनाए, पहले वीडियो में नहीं, पहले ऑडियो में बनाकर उन्हें एक रूपरेखा तैयार करें कि 5 मिनट की ऑडियो, और उसके बाद उसमें क्या विजुअल जाना चाहिए, क्या फोटो जाना चाहिए, क्या किसका इंटरव्यू जाना चाहिए, ये बना के सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि जितने भी पुरातत्व हमारी धरोहर हैं, जितने भी हमारे राजा महाराजाओं की बातें हैं, उनके जो पूरे संस्मरण हैं, वो सामने किसी न किसी तरीके से आना ही चाहिए।
और वो आने का माध्यम आपके पास ये मोबाइल है। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा और मैं देखूंगा कि कितना प्रैक्टिकली रूप से ये सफल होता है। तो चलचित्र का माध्यम आज डिजिटल रूप में बढ़ते जा रहा है। एक फिल्म आई थी बीच में, बदलापुर बॉय, जिसमें कहानी शुरू होती है एक पासी नवयुवक की, जो नहर बनाने के लिए गांव में आत्मदाह कर लेता है। कहानी शुरू से आखिरी तक पासी समाज के एक लड़के के ऊपर है। ऐसी कई कहानियां हमारी दक्षिण में बन चुकी हैं, ऐसी कई फिल्में हमारे क्षेत्र में और बन रही हैं, कहीं कहीं जिक्र भी होता है। तो कई बार ये एक नजरिया देखिए, डायरेक्टर का नजरिया क्या होता है। वे इसे सामाजिक आंदोलन के रूप में तो स्वीकार करते हैं, पर कभी कभी जो बीच में हमारा एक जराइम पैसा काल जो था, जिसमें क्राइम बढ़ा था, उसका जिक्र करना सामने कर देते हैं। इससे जो हीन भावना पैदा होती है उसे हमें ही दूर करना है, कोई दूर करने नहीं आएगा। मैं आज सभी लोगों को फिर से बोलना चाहता हूं कि गौरव गाथा काल जो था, जो हमारा अवध का एक लगभग 300-350 साल का जो एक राज्य था, शासनकाल का जो विवरण था, वो सबके सामने आना चाहिए। साथ ही उसके बाद सरकारी तंत्र अंग्रेजों के द्वारा हमारे को जो प्रताड़ित किया गया है, हमारे ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, उसका जिक्र भी बहुत जरूरी है, जिसने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। हमें फिर से सामाजिक रूप से उठने में अभी बहुत समय लगेगा, अभी भी बहुत समय लगेगा। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें सबका सहारा चाहिए, लेकिन खुद का आत्मबल ज्यादा चाहिए। हम हर इकाई को महत्वपूर्ण समझते हैं। समाज की हर इकाई मतलब हर व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे अपने कार्यकाल से, अपने व्यवहार से, अपने गतिविधियों से समाज के लिए बेहतर काम करे और समाज का नाम रोशन करने के लिए अपना कुछ ना कुछ उल्लेखदान, योगदान करता रहे। इसी प्रकार बायोपिक फिल्मों में हम महिलाओं के जो सहयोग हैं आज के संगठन के, उन बातों को सामने ला सकते हैं। कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने समाज के सहयोग के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के कार्यों के कंधे से कंधा लगाते हुए काम किया है। वे चाहे बहुत थोड़ा हो, लेकिन वो सामने आना चाहिए। महिलाओं ने जो हमें सहयोग दिया है, महिलाओं ने जो नाम रोशन किया है, वे बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि हर गतिविधि एक क्लाइमेक्स में जाके कुछ ना कुछ बेहतर कर जाती है। मैं अपने पत्नी का जिक्र कर रहा हूं, जिन्होंने जनगणना के कार्य को करते हुए राष्ट्रपति अवार्ड को प्राप्त किया है। मेरे साथ काम करते हुए अनेकों बार नाटकों में, फिल्मों में उन्होंने वर्क किया। वीरांगना उदा देवी का रोल उन्होंने किया है विद्युत ज्योति कैथवास। तो मेरा केवल कहने का, जिक्र करने का मकसद इतना ही है कि हम उन्हें महत्व दें, हम उन्हें एक समाज के प्रति कार्य करने का जो उनका जज्बा है उसको सामने लाएं। चाहे वो छोटा भी हो, लेकिन वो सामने लाएं, अवश्य लाएं, क्योंकि इन प्रेरणास्पद वर्क का कार्य होने से लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आएगी और वे भी अपनी महिलाओं को हर कार्य करने के लिए सामने लाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई हमारे ऐसे साथी हैं जो ऑडियो, वीडियो, विचारों, गानों के तात्पर्य इनके द्वारा सामाजिक आंदोलन छेड़ दिए हैं, जिन्होंने हर सामाजिक बुराई को सामने रखते हुए और हर उस घटना का विरोध किया है जो समाज के प्रति गलत है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं, इन सभी को नमन करता हूं। ये लोग सही मायने में हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हैं और ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेकर एक अलग पीढ़ी दूसरी तैयार होना चाहिए जो काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहें। अभी जिक्र हुआ है भारत का। भारत से दूर विदेशों में भी हमारे पासी समाज के लोग रहते हैं। भारत के दूर दूर स्थानों में, आसाम जैसी जगह में और
साउथ में तो बहुत जगह में पासी समाज के लोग अलग अलग रूपों से और अलग अलग व्यवहार करते हुए लोग रहते हैं, जिन्हें एकदम से आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये पासी है। तो दोस्तों, कहने का केवल ये मतलब है कि ये पासी समाज भारत में तो है ही, भारत से दूर विदेशों में भी फैला है। एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं, पासी का शब्द अमेरिका में किंग के रूप में लिया जाता है। किंग, ये गौरवपूर्ण बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां भी हमारे जो समाज के लोग रहते हैं, वे भी हमारी दुनिया से दूर होते हुए भी एक नाम रोशन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने जीवन स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं, और साथ ही उनको चिंता है कि भारत में जो रहने वाले हमारे सामाजिक भाई हैं, वे भी कुछ बेहतर कर सकें, उनका जीवन स्तर खासकर बढ़ सके। तो हमें सबका सहयोग लेना है, सबसे संपर्क बनाना है। संपर्क इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक एक दूसरे से संपर्क नहीं रहेगा, परिचय नहीं रहेगा, तो आप अपना दायरा नहीं बढ़ा पाएंगे। आज जैसे मध्य प्रदेश स्तर पर हर जगह पे, हर जिलों में लोग रहते हैं, लेकिन मेरी खुद की मैं बता रहा हूं कि सबसे परिचय नहीं है। हाँ, जो लोग कुछ कार्य करके सामने आते हैं वे लोग संपर्क में हैं, लेकिन हमें हर आदमी से संपर्क रखना है। हर उस निम्न स्तर के व्यक्ति पे जो अपनी जिंदगी को बहुत कठिनाई से गुजार रहा है, उससे मिलकर उसकी जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा। ये मेरा कहने का मकसद केवल इतना है कि ये पीढ़ी तभी आगे बढ़ के मुख्य धारा से जुड़ सकती है। और इसी प्रकार अनेक संगठन जो चल रहे हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं मानता। एक ही जिले में, एक ही शहर में, एक ही गांव में पासी समाज से संबंधित कई संगठन हो सकते हैं, पर ये संगठन बने किस लिए हैं? पासी शब्द के जुड़ाव से, पासी समाज के विकास के लिए, पासी समाज के खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए और दूसरों को भी सहयोग देने के लिए। तो ज्यादा संगठन बनने से बुराइयां पैदा होंगी, ये तो पक्की बात है, पर अगर हम सबके विचार एक हैं, हम सबका मकसद एक है, उद्देश्य एक है, तो वो कहीं ना कहीं लाभकारी होंगे। जैसे कि एक जिले में 50 गांव हैं, अब 50 गांव में आप अपनी शाखा नहीं बना सकते संगठन की। कोई दूसरा संगठन अगर बना रहा है, पासी समाज का ही बना रहा है, तो क्या दिक्कत है? हाँ, ये है कि सबके विचार, सबके उद्देश्य एक होते हुए सबको एक साथ काम करना चाहिए। कल को कोई गलत कार्रवाई होती है, कोई गलत ऐसा बात सामने आती है, कोई प्रशासनिक रूप से रुकावट आती है, तो सबको खड़ा होकर उसका विरोध करना चाहिए। ये चाहिए शब्द वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि मकसद मेरा केवल इतना है कि जैसे जागरूकता जो है वो तभी आती है जब हम विचारों को पैदा करते हैं। तो विचारों को पैदा करने के लिए दिमाग में हमें ये चाहिए कि वो शब्द व्यवहार बन जाए। जब व्यवहार बन जाएगा तो अवश्य हम एकजुट होकर काम करेंगे। आइए, अभी कई ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका काम कार्यशैली उत्तर प्रदेश में, बिहार में और खासकर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और सभी क्षेत्रों में प्रशंसनीय है। लोग संपर्क से जुड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे जो दूरियां आ रही हैं, उन दूरियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो एक पीढ़ी जो हमारा मार्गदर्शन करती थी, जो हमारे साथ थी, वो या तो गुजर गई है या वो लोग मौन हो गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत कठिन स्थिति है कि हमें हमारे पूर्वजों का, हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का सहारा अभी उतना नहीं है। इसीलिए जो संगठन अभी जागरूक होकर अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे अपना विचार तारतम्य केवल समाज के विकास से जुड़ें और सभी संगठनों को एक माने। देखिए, ये बहुत कठिन बात है, लेकिन हमें जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, प्लेटफॉर्म से कोई संगठन का नाम नहीं जुड़ता है, प्लेटफॉर्म से तात्पर्य है विचारों का प्लेटफॉर्म। तो जब तक उस एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक हम
व्यावहारिक रूप से कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। आज अन्य समाजों की हर शहर में धर्मशालाएं हैं, बड़ी बड़ी गतिविधियां हैं, उनके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उनको पूरे समाज के समुदाय को, लोगों को लाभ मिलता है। वो चीज़ हमारे परिवार, हमारे समाज के लोगों के साथ क्यों नहीं है? गिनती में धर्मशाला होगी, गिनती में सामाजिक भवन होंगे, गिनती में मीटिंग होती होगी, या गिनती में ऐसे होंगे कि लोग दूसरे के दुख दर्द में जाते होंगे। तो मेरा केवल कहने का मकसद ये है कि हमें इन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए और खासकर इन उदाहरणों को ध्यान रखते हुए हमें भी मुख्य धारा से जुड़ना जरूरी है। और वो तभी जुड़ेंगे जब हम सब एक प्लेटफॉर्म, विचारों के प्लेटफॉर्म पे होंगे। मैं किसी संगठन को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी संगठनों को कह रहा हूं कि आपसे निवेदन है कि वे सब एकजुट होकर दूसरों के विचारों को आदर करते हुए और तारतम्य मिलाते हुए, क्योंकि विचारों में ही विरोधाभास ज्यादा मिलता है, तो दूसरों के विचारों से तारतम्य मिलाते हुए कोशिश करें कि हम विकास की धारा में सबके साथ चल के और एक साथ कोई ऐसा काम करें जो आने वाली पीढ़ी भी ध्यान रखे, जिसमें प्रैक्टिकली ये जो मीटिंग हॉल होते हैं, मंगल भवन होते हैं, पारसी समाज के नाम पे हों, पारसी समाज की धर्मशालाएं हों, पारसी समाज की ऐसे स्थान हो जहाँ पे लोग मिलजुल के कुछ आगे का भविष्य, शादी विवाह या कुछ ऐसे कार्यक्रम भी करते हों, तो वो मिलजुल के आगे के भविष्य के लिए भी कुछ योजना बना सकें। ये बातें केवल सामाजिक नहीं है, इसमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों बातों का महत्व है। कुछ बातें हमेशा आपको गलत लगेंगी, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव भी जो होता है वो हम लोगों को बांट देता है, अलग अलग कर देता है। एक ही घर के कई सदस्य अलग अलग राजनीतिक प्रभाव में रह के अलग अलग विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व करते हैं और बढ़ जाते हैं, लेकिन जब माँ और बाप के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो सब एक हैं। तो मेरा भी कहने का मकसद केवल इतना है कि राजनीतिक विचारों से दूर रहें, राजनीतिक विचारों का लाभ लें, दूसरों को लाभ दिलाएं, लेकिन सामाजिक ढांचे में सब एक रहें, और यही विचारधारा आगे आपको बहुत ज्यादा सदुपयोगी होगी। सभी मेरे साथियों से पुनः निवेदन है कि मैंने जो कल्पना की है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, साउथ हो, इधर पश्चिमांचल अपना इधर आसाम हो, कहीं भी हो, वो अपने क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को मोबाइल के माध्यम से ही सही या दूसरे ऐसे डिजिटल माध्यम से सामने रखते हुए कुछ ऐसी स्थायी चीजें बनाएं जो लोगों को प्रभावित कर सके, साथ ही अधिक से अधिक वो स्थायी भी हो, जिसमें लोग बार बार देख के उसके द्वारा प्रेरणा ले सकें। आज की बातचीत मैं यही समाप्त करना चाहता हूं। अगर मेरे विचारों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हाँ, बेबाक रूप से कहूँगा कि हम सब एक हैं, चाहे हम कितने भी दूर हैं, चाहे हम किसी भी समाज और क्षेत्र में रहते हों, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल में रहते हों, चाहे हम किसी भी धार्मिक बातों को मानते हों, लेकिन पारसी शब्द हमें सबको जोड़ता है, और उसे ध्यान रखते हुए मैं सबसे पुनः विदा लेता हूँ। जय पारसी समाज। धन्यवाद।